बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। वक्त आगे का एजेंडा का है और आगे का एजेंडा में सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली है। दिल्ली में लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ है, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी छापेमारी जारी है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक से ये साफ हो गया है कि दिल्ली के आसपास बड़े हमले की बड़ी साजिश थी। इससे जुड़े इनपुट मिलने के बाद, खुफिया एजेंसीज की जांच के बाद कई तरह के कनेक्शंस हैं अब जो सामने आ रहे हैं। और इस बीच दिल्ली कार धमाके पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो हमला हुआ, वो हमला आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर ये विस्फोट कर दिया। क्योंकि जिस बॉम्ब से विस्फोट हुआ, वो बॉम्ब तो पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हुआ था। और इस बीच एफएसएल अब 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल बरामद करने की बात कर रही है। इसी के आधार पर यह सामने आ पाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट जो है वो हुआ कैसे था। ये अपने आप में एक बड़ी गुत्थी है जो अब सुलझती हुई नजर आ रही है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया, आप जानते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल। और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में खुलासा हो रहा है। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें भी मिली है। डॉक्टर मुजम्मिल इसी साल कई बार दिल्ली आया था। फरीदाबाद में रह रहा था, फरीदाबाद में काम कर रहा था। फरीदाबाद और दिल्ली में फासला ही कितना है आप जानते हैं। और ऐसे में कई बार दिल्ली आया था डॉक्टर मुजम्मिल। उसके फोन से दिल्ली की कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें मिली हैं। एजेंसीज ये मानकर चल रही हैं कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का ही बड़ा हिस्सा था। अब ये पता किया जा रहा है कि वो दिल्ली किससे मिलने आता था और क्या वो दिल्ली अकेला आया था या फिर उसके साथ उसके कुछ और साथी भी थे जो दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली में आकर रेकी कर रहे थे। क्योंकि पिछले 1 साल में डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से कई बार दिल्ली आया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, फरीदाबाद में रहता था, फरीदाबाद में काम करता था, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल का दिल्ली आना जाना लगा हुआ था और दिल्ली रेकी करने के पर्पज से ही आता था। यह भी तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन यहां आकर मिलता किससे था? क्या कोई साथ भी डॉक्टर मुजम्मिल के दिल्ली आया करता था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने के बाद ये तस्वीर और क्लियर हो पाएगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियां जो हैं मुजम्मिल का अब दिल्ली कनेक्शन तलाश रही हैं कि आखिरकार वो दिल्ली करने के लिए क्या आता था। उसके फ़ोन की जांच से ये पता चला है कि मुजम्मिल जो है दिल्ली में कई बार इसी साल आया है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस दिल्ली में आकर करता क्या था, वो यहाँ पर आकर किससे मिलता था, क्या वो अकेला आता था या उसके साथ कोई और भी होता था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा उसके फ़ोन से दिल्ली की कुछ अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। जाँच एजेंसियों ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आखिरकार वो तस्वीरें कहाँ की हैं, लेकिन इतना जरूर ये जांच एजेंसियां मानकर चल रही हैं कि दिल्ली आने का उसका मकसद कहीं ना कहीं किसी तरीके की रैकी करना होता था और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो यहां पर किसी से मिलने भी आता हो। अब जब मुजम्मिल से पूछताछ की जाएगी और उसके फ़ोन को और खंगाला जाएगा, उसकी जो CDR निकाली जाएगी, उसकी लोकेशन निकाली जाएगी, तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो दिल्ली में कहां पर आया, कितनी बार आया, किस किस से वो मिला, तब ये तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर अभी जांच एजेंसियों का कहना है इस मामले के अंदर कि उसके दिल्ली आने का मकसद कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग का हिस्सा ही नजर आता है कि वो दिल्ली अगर आ रहा था तो कहीं ना कहीं वो रैकी करने के लिए दिल्ली आ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो यहाँ पर आकर क्या किसी से मिलता था, अकेला आता था या फिर उसके साथ कोई और होता था। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मनोज, में लौटूंगी आपके पास। ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कार धमाका हुआ है, इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, आप अपडेट्स कह सकते हैं, जो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये कार धमाका जो हुआ है, फिदायीन हमला नहीं था, मतलब आत्मघाती हमला ये नहीं था। एक तो ये तस्वीर साफ हो रही है। पूरी तरह से अभी बॉम्ब तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले ही बॉम्ब में ब्लास्ट कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने 42 नमूने इकट्ठा किए हैं। कार के टायर, चेसिस, दूसरे पार्ट्स, अब उनकी जांच की जा रही है। एफएसएल टीम को ब्लास्ट स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इतना ही नहीं,
विस्फोटक मिला है ब्लास्ट सीन से और 2 तरह के अलग अलग विस्फोटक के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई गई है, दूसरा विस्फोटक क्या है इसकी जांच की जा रही है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी पूछताछ चल रही है। ब्लास्ट के मामले में एक और डॉक्टर है जिसको हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है। तो दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार पूछताछ की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों से, अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले करीब 52 लोग हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया था कल ही, उनसे पूछताछ की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी यहां जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। तो जहां डॉक्टर मुजम्मिल काम कर रहा था अल फलाह में, वहीं अल फलाह में उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जो डॉक्टर मुजम्मिल को जानते थे, जिनके साथ डॉक्टर मुजम्मिल काम कर रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद हैं और जरा उज्जवल से जानते हैं। उज्जवल, कल ही हमने देखा था ये सिलसिला अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ का शुरू किया गया था। कल से अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक देखिए, जिस तरीके से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो जांच का केंद्र बनी हुई है और इस समय ठीक हमारी जो मौजूदगी है वो फरीदाबाद के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो जांच एजेंसियाँ पहुँची हैं, लगातार जो अंदर स्टूडेंट्स हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो कि डॉक्टर्स जिन्होंने जो डिटेन हुए हैं, चाहे वो मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो, तमाम उन लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो है वो पूछताछ लगातार जारी है अंदर। और जांच एजेंसियों ने पूरी तरीके से अंदर जो है वो डेरा बना रखा है और तमाम लोगों से जो है वो जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। तकरीबन बताया जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार तकरीबन 42 से 50 लोगों से जो है वो पूछताछ हो चुकी है और तकरीबन 5 से 6 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। तो लगातार इस मामले का जो जाँच का दायरा है, जिस तरीके से दिल्ली में जो दहलाया गया, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, उसके लिए जांच एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से काम करते हुए, मुस्तैदी से काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। जांच का दायरा बढ़ा रही है, परत दर परत खुल रही है और हर परत जो है कहीं ना कहीं उसमें जांच का केंद्र जो बन रहा है वो यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगातार जो है सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें एक खबर और निकल कर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, ये है जिस i20 कार के अंदर धमाका हुआ था, जो लाल किले के सामने धमाका हुआ, जो i20 कार जो उमर चला रहा था, डॉक्टर उमर, वो तकरीबन 10 दिन से इसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के अंदर पार्क थी, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुलिस की तरफ से या फरीदाबाद पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्स हमें जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ये है कि वो जो गाड़ी थी डॉक्टर उमर जो चला रहा था i20 वाइट कलर की, वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे तो अंदर जो पार्किंग का कंपाउंड है उसके अंदर 10 दिन तक खड़ी रही। जब उसके बाद जो मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद आनन फानन में जो डॉक्टर उमर है वो इसी यूनिवर्सिटी से गाड़ी लेकर निकलता है, जिसके बाद दिल्ली के बदरपुर से होते हुए, कनॉट प्लेस से होते हुए वो लाल किले में जो है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पार्क करता है और तकरीबन 3 घंटे वहाँ पर गाड़ी वो पार्क खड़ी रहती है i20। उसके बाद देखिए फिर वो बाहर निकलता है और उसके बाद जो है वो धमाका होता है। तो ये पूरी जो कड़ी है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही जो NIA है जिसको अब ये जाँच सौंप दी गई है वो लगातार कर रही है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी जो है इस मामले को लेकर जो है वो छापेमारी की जा रही है, डिटेन किया जा रहा है और उसी के साथ साथ इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी भी जो है वो जांच एजेंसियां मौजूद है, जैसा सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। और उसके आधार पर ये निकल कर आ रहा है सामने कि तकरीबन 42 से 50 लोगों से जो है वो पूछताछ हुई है, क्योंकि वो जो 3 डॉक्टर्स थे वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ाई करते थे। मुजम्मिल हो गया और इसके साथ उमर हो गया या डॉक्टर शाहीन हो गई, तो वो तीनों जो है वो कहीं ना कहीं इसी से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की जो है वो पूछताछ हुई है
और स्टाफ से देखिए, ये आतंक का जो टेरर मॉड्यूल सामने निकल कर आया है, आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल आप इसको कह सकते हैं, जो सामने निकल कर आया है, उसके केंद्र में यही अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि यही अल फलाह में तीन डॉक्टर्स, ये टेरर डॉक्टर्स जो मौजूद थे, डॉक्टर मुजम्मिल भी यही था, डॉक्टर उमर भी यही था, डॉक्टर शाहीन भी यही थी। अब ये फरीदाबाद मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल से दिल्ली विस्फोट में जो छापेमारी का सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए मौलवियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर 7 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और इसमें एक नाम इमाम इरफान अहमद का है। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई थी। दूसरी तरफ फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, उससे भी पूछताछ चल रही है। तो टेरर मॉड्यूल का सरगना मौलवी है क्या, यह सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। इरफान अहमद, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, ये 2 मौलवी हैं और इन 2 मौलवियों की गिरफ्तारी हुई है। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो जो कहा जा रहा है ब्रेन वॉश करना, इंडोक्ट्रिनेशन करना, क्या वो इन्हीं मौलवियों ने इन पढ़े लिखे युवाओं का किया? ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो अब सामने निकल कर आ रही है। एक जम्मू कश्मीर का मौलवी, दूसरा फरीदाबाद का मौलवी, और दोनों मौलवियों को गिरफ्तार किया गया, इरफान अहमद को भी, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी। टेरर मॉड्यूल का सरगना कौन, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब में जांच एजेंसियों के निशाने पर अब ये मौलवी भी आ गए। उज्जवल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से मौलवियों की और इमामों की जो इसमें गिरफ्तारी हो रही है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर फरीदाबाद से हो, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी ये है कि ये जो डॉक्टर्स थे, इनका जो ब्रेन वॉश करने का काम है वो यही मौलवी कर रहे थे। और देखिए, वाइट कॉलर टेररिज्म आप इसे कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से मौलवियों ने फैलाया है, पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट किया गया, और उसके बाद ये जो 3 मेन डॉक्टर्स थे, ये आगे लोगों को जो है, आगे जो छात्र हैं कहीं ना उनसे भी संपर्क में थे। तो पूरा एक मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की कड़ी में जो ये मौलवी हैं, अब इनकी गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर वो फरीदाबाद से हो, तो ये एक मेन कड़ी ज़रूर आ रही है सामने। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मौलवी हैं वही कहीं ना कहीं इसके पूरे जांच के केंद्र में अब आ रहे हैं, क्योंकि मेन जो ब्रेन वॉशिंग का अगर आप कहेंगे किसी ने अगर किया है, तो वो इन्हीं मौलवियों का जो है वो नाम निकल कर सामने आ रहा है। और इसी के लिए ही जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, परत दर परत चीज़ें खुल रही है। और उस जांच के केंद्र में सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो फरीदाबाद की यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जैसा कि आप बता रहे हैं, करीब 50-55 लोगों से पूछताछ कल भी हुई है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। उज्जवल, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये, कितनी संख्या इनकी बताई जा रही है? ये छात्र हैं या फिर ये भी यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया है? उज्जवल, बिल्कुल, देखिए, जो यहाँ पर जांच एजेंसियाँ पहुँची हैं, कल तकरीबन 42 से लेकर 50 के आसपास की संख्या बताई जा रही है। जिन लोगों से पूछताछ हुई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें छात्र भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ है, उनकी भी जो बात है, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उन स्टाफ के लोगों से भी जो है जो जाँच एजेंसियाँ हैं उन्होंने बातचीत की है। और उसी के आधार पर जो संख्या बताई जा रही है वो 5 से 6 लोगों की बताई जा रही है कि जाँच के दौरान जो है वो 5 से 6 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और इसलिए अभी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जांच खत्म हो गई है। जो सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार यही है कि अभी भी जो जांच एजेंसियां वो अंदर हैं और पूरी तरीके से जो पूछताछ है वो और भी उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उन जो चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर इरफान हो, शाहीन हो, अगर वो जिनसे संपर्क में थे तो उनसे वो क्या बातें होती थी, क्या क्या बातें वो करते थे। ठीक है उज्जवल, आप मेरे साथ रहिए। इस बीच जरा आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी शिरीन वहां पर मौजूद है और एक बड़ा अपडेट शिरीन से लेते हैं। शिरीन, बताइए क्या जानकारी? बिल्कुल रोमाना, ये बड़ा अपडेट इस लिहाज से है, वो जो कहा जा रहा है ना, वो जो निकलकर सामने बात आ रही है कि ये हमला आत्मघाती नहीं है। और जो डॉक्टर उमर के पैनिक होने के बाद घबराहट और जल्दबाजी में लिया गया जो ये कदम उठाया गया बताया जा रहा है, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है रोमाना। डॉक्टर उमर के पैनिक होने की थ्योरी को लेकर ये पोस्ट वायरल है। 10 नवंबर की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने ये लिखा था कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन तुम छिप
नहीं सकते। और बड़ी बात इससे जुड़ी ये है, महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात है कि थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर पुलिस की तरफ से पोस्ट किया जाता है और थोड़ी देर बाद दिल्ली में लाल किले पर इसी जगह पर यहाँ रेड लाइट के पास उस कार में वो ब्लास्ट होता है और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता दिखाई दे रहा है, ये साफ होता हुआ दिख रहा है। रोमाना, ये जो कहा जा रहा है कि पैनिक था, वो उस सिचुएशन में नहीं था, सोचने समझने को वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था और जल्दबाजी उसे बहुत ज्यादा थी, घबराहट हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट, वो कार धमाका जिसने पूरी दिल्ली को, पूरे देश को दहला दिया, वो हुआ। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, जम्मू अच्छा, कश्मीर इस पर पुलिस बात का करने के लिए हमारे साथ ये पोस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो किया गया सोशल मीडिया पर, और ये पोस्ट 10 नवंबर को किया गया। समय इसमें आप देख सकते हैं 6:10 के आसपास ये पोस्ट किया गया और उसके बाद 6:22 पर, कड़ियां देखिए कैसे जुड़ती हैं, 6:22 पर निकलती है ये गाड़ी, I-20 गाड़ी, जिसमें डॉक्टर उमर बैठा हुआ है और डॉक्टर उमर पार्किंग एरिया से इस गाड़ी को बाहर लेकर आता है और उसके बाद 6:52 पर इस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या सीधे सीधे ये डर, ये खौफ, ये बौखलाहट की वजह से किया गया हमला है? क्योंकि आत्मघाती हमला ये शुरुआती नजर में लग नहीं रहा और खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद तो नीरज, कड़ियां साफ तौर पर जुड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्वीट था वो दरअसल उसी पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर, बहस करने को लेकर था, जिसके बारे में आपने अभी जानकारी दी कि कितने मौलवी इसमें शामिल हैं, कितने टेररिस्ट, मुजम्मिल, आदिल, इन सब के बारे में थी। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद 6:10 पर शाम को ही 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ट्वीट आ जाता है कि जिसमें लिखा जाता है कि यू कैन रन, यानी कि आप भाग सकते हो, हमसे छिप नहीं सकते हो। और दरअसल इस वक्त मैं ठीक वहीं पर खड़ा हूँ, लाल किले की लाल बत्ती पर, जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ। ये देखिए सामने यहाँ पर ये जो सफेद जगह देख रहे हैं, लाल बत्ती है, कैमरे में दिखा रहे हैं, ये यहीं पर अटैक हुआ। और अगर इसकी पार्किंग देखेंगे आप रोमाना और शिरीन, तो पीछे की तरफ राइट साइड पे लाल किला जो सामने प्राचीर दिखाई दे रही है और राइट साइड पे जो है वो पार्किंग है। इस पार्किंग से 6:22 पर अगर निकला होगा, अगर उसने 2 रूट लिए होंगे, रिंग रोड से पीछे की तरफ लाल किले की तरफ से अगर वो आया इस तरह से, तो यहाँ आया, इस लाल बत्ती पर आया, या फिर वो या इधर की तरफ से आया, दरियागंज की तरफ से आया, इस तरफ से ऐसे करके ये, और फिर उसने क्या वाकई में यू टर्न लिया, तो संभावना कम, लेकिन ज्यादा लग रही है कि लाल किले के पीछे से रिंग रोड से आया और यहाँ पर इस जगह लाल बत्ती पर आया। यहाँ पर धीरे करके वो I-20 जो थी वो चल रही थी इस वक्त में। तो यहाँ आने के बाद जो पैनिक किया, क्योंकि 6:10, 6:22 और 6:50 या 52, जैसे कि हम लोगों को जानकारी 6:52 पर दरअसल पुलिस और जो फायर ब्रिगेड थी उनको कॉल की गई। तो या 1 या 2 मिनट लगे होंगे, किसी ने कॉल किया होगा यहाँ से पुलिस या फायर को, तो यहाँ पर उसने जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। तो अब जांच एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, उनके सामने इस बात का चैलेंज है कि ये पता करना है कि क्या वाकई में ये एक हड़बड़ाहट में उसने ये पैनिक किया, टाइमर्स लगे हुए होंगे उसमें, हो सकता है, या फिर उसमें जो एक्सप्लोजिव था वो बस्ट कर गया, एक्सप्लोजिव में धमाका हो गया, इस वजह से हुआ। लेकिन ये बात साफ तौर से कड़ियां जोड़ रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो पैनिक मोड में था और जांच एजेंसियों को भी यही लग रहा है कि वो पैनिक मोड में वहां से निकला, पार्किंग से निकला और घूम के यहाँ आ रहा था। कहाँ जा रहा था ये साफ नहीं है, कहीं रखने जा रहा था, प्लांट करने जा रहा था, अपनी ही गाड़ी को उसने क्या सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया, ये नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है पैनिक के चक्कर हुआ और उसका जो इंजन में या कहीं पर भी जहां उसने एक्सप्लोजिव छिपा रखा था या अपनी डिक्की में, जहां, क्योंकि CNG की जो किट थी उसका, जो उसका सिलेंडर था वो इंटैक्ट मिला, करीब 50 या 75 मीटर की दूरी पर पुलिस को मिल गया। वो कल हमने देखा भी था, वो पीछे जाकर गिरा, उसकी गाड़ी से निकल कर गिरा। तो ये संभावना लग रही है कि या तो उसके इंजन में या कहीं पर एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, जिसके चलते ही ये ब्लास्ट हुआ। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली के लाल किले के पास ये जो कार धमाका हुआ है, जो सच पूरा देश जानना चाहता है, वो सच जांच में निकलकर सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर ही इस पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था। डॉक्टर उमर ही था जिसने महीनों तक दिल्ली को दहलाने की साजिश रची और फिर 10 नवंबर को उसे अंजाम दे डाला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार उमर ही चला रहा था। उमर ही I-20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली आया था। वो कार में तो अकेला था, लेकिन उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की योजना बनाई थी।
खबर है कि फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से उमर घबराया हुआ था। उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा था और दहशत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। खबर तो यहाँ तक है कि इस धमाके में उमर भी मारा गया। हालांकि जांच होना अभी बाकी है। तो आतंक का डॉक्टर और आतंक के डॉक्टर का मास्टर कौन, अब ये सवाल भी बड़ा हो रहा है। और ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तफ्तीश हो रही है, अलग अलग कड़ियां सामने आ रही हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज के लिए ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शिरीन, क्या अपडेट अभी और मिल रहा है? बिल्कुल बड़ा अपडेट है ये। देखिए रुमाना, दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिन 12 लोगों ने इस धमाके में अपनी जान गंवाई, जिसके बाद उन्हें पहचानना उनके ही परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। अब 12 में से 8 शवों को शिनाख्त कर ली गई है, उनके परिजनों को उन्हें सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी 4 ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा ये भी मिल रहा है कि कार में मिले हुए शव के टुकड़े का भी डीएनए मैच किया जा रहा है, उसका टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें हम कि कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का जो डीएनए सैंपल लिया गया था, उसके आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 12 लोगों की इसमें जान गई थी, 20 से ज्यादा इसमें घायल हुए थे जो अभी भी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन इन शवों की पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी 8 शवों की पहचान कर उन्हें सौंपा जा चुका है उनके परिजनों को, लेकिन 4 शवों का इंतजार उनके घर वाले अब भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और जैसे ही उनकी पहचान होती है, उन्हें भी उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। रोमाना, भीषण धमाका था। देखिए, कुछ शव जिनकी शिनाख्त हो पाई, लेकिन कुछ शव जो हैं वो बिल्कुल क्षत विक्षत हालत में, जिन्हें नजर से देखकर पहचानना नामुमकिन। और इसी वजह से कुछ शव तो ऐसी हालत में मिले कि उनकी जो शरीर के हिस्से थे, चिथड़े उड़ गए, उनके चिथड़ों में वो शव जो है वो इकट्ठा किए हैं एफएसएल की टीम जो मौके पर पहुंची थी। और ऐसे में अब डीएनए मिलान ही एक वो रास्ता है जिसके जरिए इन शवों की शिनाख्त की जाएगी। इस बीच जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद घटना वाली जगह से एक डेड बॉडी मिली जो आतंकी उमर की बताई जा रही है। हालांकि ये शव भी बुरी तरीके से जली हुई हालत में मिला है, इसीलिए इस शव की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। और अब डीएनए टेस्ट के जरिए ही इस शव की भी पहचान की जा रही है। डीएनए मिलान ही अब उमर के शव के शिनाख्त का एकमात्र रास्ता बचा है। इसलिए जांच एजेंसियां अब शव का उमर के परिवार वालों से डीएनए मिलान करेगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट को हिरासत में ले लिया है, जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता शिक्षक रहे हैं। हिरासत में लिए जाने का संभावित कारण भी डीएनए टेस्ट ही बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों और मां को भी हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है। उमर के परिवार वालों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में ले लिया है, जो उमर का दोस्त है और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में एक सर्जन है। तो दिल्ली में ये जो कार धमाका हुआ है, इसकी जांच के तार जो हैं वो जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में बड़ी छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें शोपिया से लेकर कुलगाम तक कई जगहें बताई जा रही हैं जहां छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापे किए जा रहे हैं। उधर नादिगाम में डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी की जा रही है। चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही बताया जा रहा है, उसके घर पर छापा मारा जा रहा है। कुलगाम में 200 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर यह छापेमारी जो की जा रही है, और खासतौर से जो इलाके हैं वो शोपिया से लेकर कुलगाम तक है, जहां ये छापेमारी चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत उस वक्त मौजूद है। जरा नीरज से ही जानते हैं, जम्मू कश्मीर में छापेमारी जो चल रही है, इसको लेकर क्या डिटेल्स अब तक सामने आई है नीरज? बिल्कुल रोमाना, अभी तक हम जो देखते आ रहे थे जम्मू कश्मीर में, दरअसल जो टेररिस्ट थे वो ऐसा लगता था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कोई काम धंधा नहीं करते। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नेटवर्क पकड़ा गया है। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म नेटवर्क क्या है? इसमें सभी डॉक्टर्स को शामिल किया गया, पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया। और जो ये शोपियां का जो मौलवी है, दरअसल इसने ये काम किया, उसने इनको बरगलाने का काम किया। जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो इन्होंने इसमें कोशिश की, उनको रेडिकलाइज किया गया। और इसके साथ साथ
क्या किया इन्होंने, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की ये कार्रवाई जो थी करने की कोशिश की, साजिश रचने की कोशिश की, जिसमें जो डॉक्टर शाहीन है, जो मुख्य इसमें जो किरदार है डॉक्टर शाहीन का, जो लखनऊ की जो डॉक्टर है उसने किया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भी हमने एबीपी न्यूज पर दिखाया था कि जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन है, उसने अपनी महिलाओं का एक ब्रिगेड तैयार की है, मोमिनत करके जो ब्रिगेड तैयार की थी, उसमें उसने महिलाओं को शामिल करने के लिए उसने ये आह्वान किया था कि अब महिलाएं शामिल हों। उसमें उसने पाकिस्तान की, भारत की, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को किया था। तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर शाहीन जो थी वो रेडिकलाइज हुई और उसने ये जो जैश ए मोहम्मद की जो महिला ब्रिगेड है उसको शामिल करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी उसने निभाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसमें काफी टाइम से गायब भी मिल रही थी लखनऊ से, जब ये फरीदाबाद गई। इसके परिवार को भी जानकारी नहीं है, पढ़ी लिखी ये है, डॉक्टर है, ये लेक्चरर है, ये इसने कई हॉस्पिटल्स में काम किया, मेडिकल कॉलेज में काम किया और ये सबके संपर्क में थी मुजम्मिल में। इन सबका नेटवर्क तैयार किया गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए। और इनको रेडिकलाइज किसने किया, इनको जो मोटिवेट करने की कोशिश जो करी की गई, वो ऐसे जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स होते हैं, जैसे टेलीग्राम जो है, जो कि बहुत ही इंक्रिप्टेड चैनल्स होते हैं, उन सब के जरिए इनको टच में रखा गया एक दूसरे के साथ और फिर इन्होंने ये साजिश रचने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान ही जो आदिल है उसने श्रीनगर में जाकर जो पोस्टर लगाने का काम किया। उसके बाद ही जो वहां के जो श्रीनगर के जो पुलिसकर्मी है, खासतौर से सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने देखा कि ये शख्स कौन है जो रात में जो है जैश ए मोहम्मद के, खासतौर से जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए। इसीलिए चाहिए कहते रहे कि ये गंजावर कोई दूसरा संगठन है, लेकिन दरअसल ये सारे के सारे जैश ए मोहम्मद के अम्ब्रेला के नीचे ही काम कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, और वहीं से देखिए ये पूरी की पूरी गुत्थी जो है, आप कह सकते हैं इसका एक सिरा जो जांच एजेंसी के हाथ लगा और फिर ये पूरा मामला खुलता चला गया। लेकिन फिलहाल ये डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल है और क्या ये आतंक का एक नया टूल है और इससे आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। दिल्ली कार धमाका, लाल किले के पास ये कार धमाका हुआ था सोमवार के दिन शाम 6:52 पर और इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़ी खबर आ रही है। FSL की टीम को धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी FSL की टीम ने बरामद किए, जिसमें से एक तो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। फिलहाल FSL की टीम लैब में इन सैंपल्स की जांच कर रही है और पुष्टि लैब की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही की जाएगी। शुरुआती नजर में एक जो विस्फोटक का सैंपल है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है। अब दूसरा विस्फोटक कौन सा है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो दिल्ली में लाल किले के पास कार में जो धमाका हुआ एक षड्यंत्र था, लेकिन सारा षड्यंत्र किसका था, कौन कौन मोहरे हैं, कौन कौन आका है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से आपको जो कुछ हुआ वो बताते हैं, ताकि धमाके से जुड़े हर सवाल का जवाब कुछ हद तक आप जान सकें। और ये कहानी शुरू होती है धमाके वाले दिन से करीब 10 दिन पहले। तारीख थी 30 अक्टूबर की, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया और इसी कड़ी में सहारनपुर से कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद के अड्डों से ही वो खेप जो केमिकल की बरामद हुई और डॉक्टर उमर के साथ मिलकर यहीं डॉक्टर मुजम्मिल बम बनाने के काम में लगा हुआ था। लेकिन पुलिस के हाथ मुजम्मिल तक जब पहुंचे तो पूरी साजिश के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा और माना यह जा रहा है कि उसी बौखलाहट में आकर डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास यह धमाका कर दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें किसी आम इमारत की नहीं बल्कि कश्मीर से आए डॉक्टरों की बम फैक्ट्री। हरियाणा के फरीदाबाद की इसी इमारत में कश्मीर से डॉक्टरी पढ़कर आए उमर, आदिल और मुजम्मिल बम बनाने को अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये तय किया कि हम फरीदाबाद में रहकर ना सिर्फ बम की फैक्ट्री तैयार करेंगे बल्कि यहीं पर खुद बम बनाएंगे। इन्होंने इसके लिए अपना एक अड्डा बनाया जो था दौज गांव में नीचे दुकानें थी, उसमें जो ऊपर का कमरा था वहां पर ये बम बनाते थे। जब रेड किया यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने, वहां से टाइमर, सर्किट और बम बनाने की बाकी चीजें भी बरामद हुई। यानी
मतलब ये निकलता है कि जो बम बनाने का काम था ये कश्मीर से आए हुए डॉक्टर फरीदाबाद में ही कर रहे थे। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और आदिल अहमद ये तीनों एक दूसरे को कश्मीर से जानते थे। डॉक्टर उमर और आदिल अहमद इन दोनों ने एक साथ ही कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी की थी और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लोग प्रैक्टिस के लिए यूपी के सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद तक फैल चुके थे। जब ये डॉक्टरी कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, तो वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई और इन्होंने ये सब तय कर लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रेजिडेंसी करने के लिए जब डॉक्टर उमर मोहम्मद और उनके ये तीनों साथी अनंतनाग में आए तो वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 लेके रख दिया और इनको ये पता था कि जब भी इनका प्लान आगे बढ़ेगा तो इस AK-47 का इस्तेमाल करेंगे, जो आज भी वहां हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 पड़ी थी। एबीपी न्यूज ने सोमवार शाम को आपको डॉक्टरों की इस बम फैक्ट्री की भीतर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां से करीब 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये वही कमरा है जहां पर से ये तमाम संदिग्ध विस्फोटक को उठाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीलन लगा हुआ है, बोरे जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। इसी जगह पर जो बोरे के कट्टे थे वो यहाँ से बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। ये इन कमरों में बैठकर बम बनाते थे, लेकिन बम बनाने के लिए इन्हें जो अमोनियम नाइट्रेट चाहिए था उसके लिए डॉक्टरों की इस फौज ने अलग से पूरा गोदाम बना रखा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहपुर टागा गांव के उस गोदाम की हैं, जहां सोमवार शाम को करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इस वक्त आप देख सकते हैं ये फतेहपुर तगा गांव है जहां ये टेम्पो लाया गया था। इसी टेम्पो में फिलहाल जो विस्फोटक है वो लेकर जा रहे हैं। आप देखिए इसी में फिलहाल बंद है। ये तस्वीर जो है इसी टेम्पो में है, आप देखिए। देश को दहलाने वाली ये विस्फोटक सामग्री डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही बरामद हुई थी। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी कैसे हुई, तो इसका जवाब दे रहे हैं एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल। अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर पकड़े गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गजवाए हिंद के जो पोस्टर मिले उसको लेके जांच शुरू की। उस जांच में ये पता लगा और मुजम्मिल का नाम आया, डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल की उन पोस्टर्स के जरिए ये तलाश शुरू की कि भाई ये डॉक्टर मुजम्मिल कौन है और आखिरकार उसका इन पोस्टर्स से क्या लेना देना है। इन तमाम चीज़ों से जब जम्मू कश्मीर पुलिस आगे बढ़ी तो पता ये चला कि उनका ना सिर्फ पोस्टर से लेना देना था, बल्कि वो अपने 3 डॉक्टर्स के साथ मिलकर आतंकी फैक्ट्री चला रहे थे। इन सबका हेड था डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर आदिल। ये चारों सीनियर जूनियर थे और इनको तंजीम बनाने के लिए तैयार किया था उमर मोहम्मद ने। गिरफ्तारी का सिलसिला यूपी के सहारनपुर से शुरू हुआ। डॉक्टर आदिल अहमद, जिसके ऐसे बड़े बड़े बोर्ड यूपी के सहारनपुर में चस्पा है, वो डॉक्टर जो न सिर्फ फिजिशियन है बल्कि नामी फेमस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी किया करता था। ये वही अस्पताल है जहां पर जैश ए मोहम्मद का कथित स्लीपर सेल या फिर हाइब्रिड आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस तरह का ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, इसी के ठीक पास में डॉक्टर आदिल अहमद का भी बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर अंकुर चौधरी के पास में, लेकिन फिलहाल के लिए इसे हटा दिया गया है। अब जरा अस्पताल के अंदर जरा आपको हम लोग लेकर चलते हैं और यहीं पर ही डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों का नाम लिखा हुआ है। इसी पोस्टर के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर आदिल अहमद का नाम लिखा था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है और उसके ऊपर ये आपको यहाँ पर कागज चिपका हुआ दिखता है। लेकिन जिस डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मरीज
लाइन लगाए रहते थे उसे जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि डॉक्टर आदिल अहमद पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ संबंध रखने और उसके पोस्टर लगवाने का आरोप था। जब डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ हुई तो उसने आतंक के पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया। उसने अपने साथी मुजम्मिल का नाम उगला, जिसके बाद फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलो से ज्यादा का विस्फोटक बरामद किया। और देखिए, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जांच आगे बढ़ रही है और उमर ने जिस डीलर से कार खरीदी थी उस डीलर से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। डीलर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फरीदाबाद से हिरासत में इस कार डीलर को लिया गया है। रॉयल कार जोन फरीदाबाद का बताया जा रहा था कि यहीं से डॉक्टर उमर ने ये कार ली थी और अब डीलर, जिसका कल तक कुछ अता पता नहीं था, आखिरकार वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज से ही जानते हैं। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? आखिरकार ये रॉयल कार जोन का जो मालिक है उसी से बताया जा रहा है कार खरीदी थी डॉक्टर उमर ने, उसी से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। देखिए रोमाना, ये जो कार है i20, ये मुख्य जो एविडेंस कह सकते हैं इस पूरी कड़ी में है, क्योंकि इसी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। उसी में जो है ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे में जो जांच एजेंसी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का पता लगाया जाए कि दरअसल ये i20 का असल मालिक कौन है, कहाँ कहाँ किस किन के हाथों से ये बेचती हुई ये गाड़ी जो थी उमर के हाथ में पहुँची थी, जो यहाँ पर जो उसने ब्लास्ट किया 10 नवंबर को किया, शाम 6:50 पर किया, उस ब्लास्ट को किया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ी जो थी बेची गई थी इसी रॉयल एजेंसी के ज़रिए, फरीदाबाद की जो रॉयल एजेंसी है। और जैसे कि देखा भी गया था और वहाँ लोगों ने बताया भी था कि एक रेसिडेंशियल एरिया में ये एजेंसी चल रही थी। तो क्या वाकई में ये इसको तारिक ने खरीदा, उमर ने खरीदा या आमिर ने खरीदा, किसने खरीदा, किन किन के हाथों से ये बिकती हुई ये कार जो थी उमर के हाथों में पहुंची थी, इन कड़ियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो दिल्ली पुलिस है उसने इस रॉयल एजेंसी के जो जिससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि क्या वाकई में जो कागजी कार्रवाई यकीनन बहुत मददगार इस पूरी की पूरी जांच में होगी। क्योंकि शुरुआत में कार के मालिक के तौर पर अलग अलग नाम आए, तारिक का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है और यह भी कहा गया कि तारिक जो है वो कैश देकर ये गाड़ी खरीदी गई। तो ऐसे में डॉक्टर उमर और डॉक्टर उमर ने कब और कैसे ये गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी को बेचा किसने था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस लेना चाहेगी इस कार डीलर से, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है। एक बार फिर से जरा आपको शिरीन के पास लेकर चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर शिरीन आप मौजूद हो, जरा तस्वीरें वहां की दर्शकों को दिखा दीजिए। कल तक हम देख रहे थे जांच एजेंसियों का तांता वहां पर लगा हुआ था, अब जांच एनआईए के हाथ में चली गई है। एफएसएल की टीम्स ने कल कई बार वहां पहुंचकर सैंपल्स भी इकट्ठे कर लिए हैं। क्या आज भी यह सिलसिला जारी है या अब क्राइम सीन से एक तरीके से कहा जा सकता है कि सभी सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए हैं और जांच यहां से मुकम्मल कर ली गई है क्राइम सीन से, या अभी भी वहां पर मौजूदगी देख रही हैं आप अलग अलग एजेंसीज की? शिरीन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना। शिरीन, जरा एक बार स्पॉट की तस्वीरें दिखा दीजिए। कल हमने देखा था कैसे अलग अलग जो जांच टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच रही थी, एफएसएल की टीम्स मौके पर मौजूद थी, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे थे। आज की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर हलचल बढ़ रही है और हालांकि शांति पसरी हुई है। लेकिन आप देखिए जरा पीछे, आप ये तस्वीरें देखिए, ये लाल किले का वो इलाका जहाँ पर ये धमाका हुआ था, वो रेड लाइट और वो सफ़ेद चादर से जो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, वहीं पर वो धमाका हुआ था। और अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ मिनट पहले यहाँ पर कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं। वो एनआईए के अधिकारी थे या फिर कोई और, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन चाहे आरएएफ हो या फिर जो दूसरी जाँच एजेंसियाँ हैं, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो लगातार यहाँ पर उनकी हलचल देखी जा रही है। सबूत, सैंपल्स जिस तरीके से यहाँ से इकट्ठे किए जा चुके हैं और अब उनकी जांच रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी है कि 24 घंटे के बाद यहाँ से कुछ मलबा हटाया भी गया है। लेकिन अभी भी मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, शायद कैमरा वो तस्वीरें ना दिखा पाए, कुछ वो कार का जला हुआ हिस्सा, कुछ और मलबा साफ तौर पर वहाँ पर पड़ा हुआ है और उसे घेरा गया है चारों तरफ से, क्योंकि अभी बाकी अधिकारी यहाँ पर आने बाकी हैं और उसके बाद जाँच और बढ़ेगी और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। पूरी जो
जो वो जगह है उसका एनालिसिस किया जाएगा। लगातार हलचल बढ़ रही है, सन्नाटा भले ही है, आम लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन अधिकारियों का आना जाना हो रहा है। बिल्कुल, तो बैरिकेड लगाए गए हैं वहां पर और पुलिस की तरफ से, ताकि क्राइम सीन किसी तरीके से उसमें कोई खलल ना पड़े, इसीलिए बैरिकेड लगाकर आम लोगों की पहुंच से उसको दूर रखा गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली कार धमाके को लेकर एक और नया सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 10 नवंबर शाम के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है और फिर अचानक से धमाका होता है और 2 कैमरों के जो आउटपुट हैं वो चले जाते हैं, मतलब कैमरे काले पड़ जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे जो कैमरा है वो बंद, क्योंकि धमाके की चपेट में ये कैमरे भी आ गए। तो बाहर की तरफ जो कैमरे लगे हुए थे वो 3 कैमरे, बल्कि 2 भी नहीं, 3 अलग अलग आप देख रहे थे, तस्वीरें नजर आ रही हैं। और ऐसे में मैं एक बार फिर से जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आइए, जरा दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन है ये, और बड़ी स्क्रीन पर दोबारा से जरा शुरू से ये तस्वीर डालेंगे तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग आउटपुट मिल रहा है यहां पर 4 सीसीटीवी का। दिखा दीजिए जरा बड़ी स्क्रीन पर। तो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं बड़ी स्क्रीन पर। लेकर आइए जरा बड़ी स्क्रीन। ये रही वो स्क्रीन जिसका मैं जिक्र कर रही थी और यहां आप देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग यहां पर आउटपुट मिल रहे हैं। सीसीटीवी की ये 4 तस्वीरें हैं। अभी ये 3 बाजार की तरफ जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनमें आप देख रहे थे ट्रैफिक नजर आ रहा है, गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं, और जैसे ही धमाका होता है ये 3 जो अलग अलग सीसीटीवी की तस्वीरें मिल रही हैं, ये तीनों सीसीटीवी जो वहां लगे हुए थे वो भी धमाके की चपेट में आते हैं और सब बंद पड़ जाता है। अंदर की तरफ जो सीसीटीवी लगा हुआ है बस उसी की तस्वीर फिर स्क्रीन पर नजर आने लगती है। तो ये दिन सोमवार का था और सोमवार को शाम 6:50 से 52 के आसपास जब धमाका हुआ उस समय की ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। आप देख भी सकते हैं टाइम यहां पर जो नजर आ रहा है इन कैमरों में वो 6:50 57 सेकंड का टाइम नजर आ रहा है। तारीख यहां पर आप देख रहे थे वो 10 नवंबर की तारीख है और ऐसे में अचानक से ये धमाका होता है। देखिए तारीख है, ये 6:50 57 सेकंड का टाइम दिखा रहा है और इसी समय पर अचानक से ये सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। तो ये धमाके की जो सीसीटीवी तस्वीर है वो आपने देखी। इतनी दूर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है सड़क के किनारे, और जरा सोचिए जब वो धमाका हुआ तो आसपास की गाड़ियों का तो क्या हश्र हुआ होगा। वो तो इसी बात से अंदाजा हो रहा है कि इस हमले की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई घायल अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इतनी दूर पर जो कैमरे लगे हुए थे उन तक पर वो इम्पैक्ट आया है और वो कैमरे जो हैं वो बंद पड़ गए। एक बार फिर से देखिए, अलग अलग आउटपुट मिल रहा है इन अलग अलग कैमरों का और फिर अचानक से सब कुछ काला पड़ जाएगा। वो धमाका एक इस वाला जो कैमरे का आउटपुट था यहां पर, ये आपको वो धमाके की भी एक हल्की सी तस्वीर नजर आएगी। शुरुआत का वो एक गोला सा आग का बनता हुआ नजर आएगा। वो जिस वक्त i20 कार में धमाका हुआ होगा उस वक्त की तस्वीर ये देखिए, यहां पर आपको भी नजर आएगा। यहां पर एक धमाका होगा, ये धमाका आपने इस वाले कैमरे में देखा और बाकी जो कैमरे थे वो दूर थे, उनका डायरेक्शन अलग था, वो अलग तरफ से तस्वीरें ले रहे थे, तो उनमें धमाका तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट इन सभी कैमरों पर पड़ा है और सब कैमरे, सबकी स्क्रीन एकदम से काली हो जाती है। और ये समय वही है 6:50 57 सेकंड, वो इन सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो टाइम है वो फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और ऐसी एक ये तस्वीर जो घटना वाले दिन की नजर आई है ठीक शाम 6:50 के आसपास जिस वक्त ये धमाका हुआ है। i20 कार थी, i20 कार को डॉक्टर उमर चला रहा था और उसी में ये विस्फोट हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से जानते हैं, मनोज ये जो तस्वीरें आई हैं सीसीटीवी की तस्वीरें, इससे भी समझा जा सकता है कि इंपैक्ट कितना ज्यादा था। मनोज
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आपने सीसीटीवी में देखा कि जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद जो तमाम कैमरे थे वो अचानक से बंद हो गए, तो बहुत ज़्यादा तेज़ इम्पैक्ट था। और क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार सीसीटीवी की ट्रेल को जो है वो चेक कर रही हैं, और उसी ट्रेल के दौरान ये अब सीसीटीवी की जो फुटेज है वो निकल करके सामने आई है। और ये जो कैमरा है बिल्कुल लाल किले की रेड लाइट है, वहीं पर रेड लाइट पर 5 कैमरे लगे हुए हैं। उनकी उसमें से 3 कैमरे जो एक्टिव थे उस समय पर, उसकी ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि आपको बता दूं कि 2 पोल लगे हुए हैं लाल किले के सामने, 2 रेड लाइट के पोल लगे हुए हैं। उसमें 5 कैमरे एक पोल पर लगे हुए हैं और 5 कैमरे दूसरे पोल पर लगे हुए हैं। लेकिन जहां पर धमाका हुआ बिल्कुल उसी के पास की ये तस्वीरें हैं, और धमाका होते ही अचानक से कैमरे बंद हो जाते। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।